क्लास 10th है, इसका चैप्टर नंबर 10th है, फिज़िक्स है। और क्लास 10th है फिज़िक्स, इसका चैप्टर नंबर 10th है, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर है 10.1 है, व्हाट फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड। यानी कि वो कह रहा है सवाल में कि जब सॉलिड को हम गर्म करते हैं तो वो फैलने लग जाता है। वो कहता है वो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से सॉलिड को हम गर्म करते हैं तो वो फैलने लग जाता है। अब इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर में वो कहता है द एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड का फैलना डिपेंड्स करता है ऑन इट्स ओरिजिनल लेंथ, उसकी ओरिजिनल लेंथ पर। इसको हम एल डॉट से ज़ाहिर करेंगे। द टेम्परेचर चेंज, यानी टेम्परेचर में अगर तब्दीली आएगी फिर सॉलिड क्या होगा, फैलेगा। ठीक है, इसको हम डेल्टा टी से ज़ाहिर करेंगे। एंड द थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट, थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट का मतलब होता है कि ये हमें बताता है कि कोई भी मटेरियल जब हम इसको गर्म करते हैं तो वो कितना ज़्यादा फैलेगा। जैसे एल्यूमिनियम है, अगर इसको हम गर्म करते हैं तो वो ज़्यादा फैलेगा इसके मुकाबले में, स्टील के मुकाबले में। मतलब कि अगर एक जगह हम एल्यूमिनियम लेते हैं और दूसरी जगह हम लेते हैं स्टील, अगर हम दोनों को ही गर्म करेंगे तो सबसे ज़्यादा भला कौन सा फैलेगा, एल्यूमिनियम फैलेगा। ठीक है, अब ये चीज़ कौन बताता है, ये अल्फ़ा बताता है। ठीक है, उसके बाद इसका फॉर्मूला है डेल्टा एल। डेल्टा एल बताता है कि कोई भी मटेरियल कितना ज़्यादा फैलेगा। ठीक है, उसका फॉर्म है अल्फ़ा एल डॉट और डेल्टा टी। इनमें से कोई भी चीज़ बढ़ेगी तो ये क्या होगा, डेल्टा एल भी बढ़ेगा। ठीक है, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो फिर मटेरियल क्या होगा, उतना ज़्यादा फैलेगा। इसी तरह एल डॉट, डॉट का मतलब है कि जितनी भी उसकी लंबाई होगी, ठीक है, सॉलिड की जितनी लंबाई होगी, ठीक है, अगर सॉलिड की लंबाई ज़्यादा होगी तो ये डेल्टा एल क्या होगा, बढ़ेगा, यानी कि सॉलिड जो होगा ज़्यादा फैलेगा। इसी तरह अल्फ़ा है, अल्फ़ा का मतलब होता है कि जैसे कि एल्यूमिनियम हो गया और स्टील हो गया। एल्यूमिनियम क्या हो जाएगा, ज़्यादा फैलेगा। ठीक है, अगर एल्यूमिनियम इसकी जगह रखेंगे तो वो क्या होगा, ज़्यादा फैलेगा। लेकिन अगर इसे स्टील होगा तो ये फैलेगा ज़रूर, लेकिन ये उसके मुकाबले में, एल्यूमिनियम के मुकाबले में डेल्टा एल कम फैलेगा। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला, डेल्टा एल बराबर है अल्फ़ा एल डॉट और डेल्टा टी के। ठीक है, उसके बाद इसके फैक्टर्स देख लेते हैं थोड़ा और। फैक्टर्स वही यहाँ ऊपर वाले, यहाँ बस इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, ओरिजिनल लेंथ पे डिपेंड करेगा। ठीक है, मतलब कि लॉन्गर रोड एक्सपेंड मोर, यानी जितना बड़ा रोड होगा उतना ही ज़्यादा वो फैलेगा। इसके बाद है टेम्परेचर चेंज, यानी जितना टेम्परेचर में चेंज आएगा उतना ज़्यादा क्या होगा, एक्सपेंशन होगा। ठीक है, उसके बाद है थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट, यानी डिफरेंट मटेरियल्स हैव डिफरेंट अल्फ़ा वैल्यूज़, यानी एल्यूमिनियम हैज़ हायर अल्फ़ा देन स्टील सो एक्सपैंड मोर। ये कह रहा है कि अगर हम एल्यूमिनियम और स्टील को अगर हम गर्म करेंगे तो एल्यूमिनियम क्या होगा, ज़्यादा फैलेगा स्टील के मुकाबले में। ठीक है, ये हमें कौन बताता है, ये अल्फ़ा बताता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन इधर तक किया है। उसके बाद हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, इसमें वो कहता है व्हाट इज़ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। अब वो इसमें पूछा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न क्या है, इसका भी हम आंसर देख लेते हैं। इसका मैं पहले बता देता हूँ यह होता क्या है। बताता हूँ, पहले ये देखो। समझ लो, एक हमने गिलास लिया, उसमें हमने क्या किया, ठंडा पानी भर दिया। ठीक है, एक गिलास लिया और उसमें हमने ठंडा पानी भर दिया। अब हमने क्या करना है, 2 आइस क्यूब्स लेने हैं। ठीक है, 2 बर्फ़ की टुकड़ियाँ ली, हमने उस ठंडे पानी में डाल दिया। ठीक है, अब होगा क्या कि अभी तो उसका टेम्परेचर क्या है, बर्फ़ का 0 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे बर्फ़ क्या होगी, पिघलने लग जाएगी, पानी बनती जाएगी। ठीक है, तो उसका टेम्परेचर क्या होगा, 0 डिग्री ही रहेगा बर्फ़ का, अगर हम चेक करेंगे। ये हो क्या रहा है इधर के, बर्फ़ क्या हो रहा है, पानी में तब्दील हो रहा है, लेकिन अभी भी उसका टेम्परेचर क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस है। लेकिन जैसे ही बर्फ़ क्या होगी, पूरी पानी में बदल जाएगी तो उसका टेम्परेचर क्या होगा, 0 डिग्री सेल्सियस नहीं रहेगा। ठीक है, यानी कि वो 1 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस, इसी तरह वो बढ़ता रहेगा। ठीक है, लेकिन जब तक वो बर्फ़ में आए, यानी कि जब ये प्रोसेस, यानी कि जब बर्फ़ से वो पानी में जा रहा होगा, इसको हम कहेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न है ये। ठीक है, अब इसका जवाब देख लेते हैं। जवाब है इसका, द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड, हमें इतनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी टू कन्वर्ट 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड, 1 किलोग्राम सॉलिड को हमने इनटू लिक्विड में क्या करना है, कन्वर्ट करेंगे एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट तक। ठीक है, वाइल कीपिंग द टेम्परेचर कांस्टेंट, यानी कि उसका टेम्परेचर क्या होना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। अगर शुरू में 0 डिग्री था तो एंड तक उसका टेम्परेचर क्या होना चाहिए,
लिक्विड में कन्वर्ट होने तक 0 डिग्री ही रहना चाहिए। तो इसे हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न, ठीक है। उसके बाद है दिस एनर्जी इज़ यूज्ड टू ब्रेक बॉन्ड्स बिटवीन सॉलिड पार्टिकल्स। ये एनर्जी यूज़ होती है जो पार्टिकल्स होती है बॉन्ड्स के दरमियान, ठीक है, उसको तोड़ने के लिए इस्तेमाल होती है ये, ठीक है। उसके बाद है द टेम्परेचर स्टे कांस्टेंट ड्यूरिंग मेल्टिंग। वो कह रहा है कि जब ये मेल्ट हो रहा होता है तो इसका टेम्परेचर क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, ठीक है। अब इधर फॉर्मूला है हमारे पास Q इक्वल ml, ठीक है। Q हमें बताता है कि कितनी हीट एनर्जी लगेगी, ठीक है, इक्वल ml। m का मतलब इधर मास है कि कितने किलोग्राम होना चाहिए मास, ठीक है, जो भी चीज़ होगी उसका वज़न कितना होना चाहिए, ठीक है। और L हमारे पास इधर कोई भी मतलब कि लेटेंट हीट फ्यूज़न है, ठीक है, मतलब कि हर चीज़ का अपना अपना पिघलने वाला हिसाब होता है। जैसे इधर लोहा होगा तो उसका पिघलने का हिसाब अलग होगा, एल्यूमिनियम होगा उसका पिघलने का हिसाब अलग होगा, इसी तरह बर्फ़ है उसका पिघलने का हिसाब अलग होगा, ठीक है। मतलब कि इन तीनों चीज़ों को अलग एनर्जी चाहिए होगी, यानी एक को ज़्यादा चाहिए होगी, दूसरे को कम चाहिए होगी पिघलने के लिए। इसी तरह अब इसका थर्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 10.3 है हाउ डू डिफरेंट मटेरियल्स एक्सर्बाइट वेरिंग थर्मल एक्सपेंशन बिहेवियर। यानी कि वो कह रहा है कि अलग अलग चीज़ें हीट मिलने पर अलग अलग तरीके से क्यों फैलती हैं। हर चीज़ का छोटे, अब इसका जवाब यह है कि हर चीज़ जो होती है छोटे छोटे पार्टिकल्स यानी कि एटम से मिलकर बनी होती है, ठीक है। अब जो आपस में क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं एटम, ठीक है। अब ये एटम आपस में जुड़े हुए तय करते हैं कि कोई चीज़ कितना ज़्यादा फैलेगी, ठीक है। जैसे कि अब सॉलिड है उसमें एटम्स क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा जुड़े हुए होते हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है, कम फैलती है। लेकिन जो गैसेस होती है उसमें एटम्स क्या होते हैं, उसके दरमियान फासला बहुत ज़्यादा होता है गैसेस में, तो वो क्या होता है, उसमें एक्सपेंशन क्या होता है, ज़्यादा होता है, ठीक है। इसी तरह लिक्विड है उसमें क्या होता है, सॉलिड के मुकाबले में ज़्यादा वो होते हैं, एटम्स के दरमियान फासला होता है। इसी तरह लिक्विड क्या होता है, सॉलिड के मुकाबले में ज़्यादा फैलता है। लेकिन जो गैसेस होती हैं उसमें क्या होता है कि ना, गैसेस जो होती हैं ना उसके दरमियान जो एटम्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा फासले पर होते हैं। इस वजह से हम गैसेस को जब हम गर्म करते हैं वो बहुत ज़्यादा फैलती हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा गैसेस फैलती हैं, उससे कम लिक्विड फैलता है, उससे कम क्या होता है, सॉलिड फैलता है, ठीक है। अब यही जवाब में लिखा हुआ है डिफरेंट मटेरियल्स एक्सपैंड। मुख्तलिफ मटेरियल्स फैलते हैं बाय डिफरेंट अमाउंट ऑफ हीट, ठीक है, मतलब कि मुख्तलिफ अमाउंट ऑन हीट पर ये फैलते हैं बिकॉज देयर एटम्स आर बॉन्डेड विद डिफरेंट स्ट्रेंथ। वो कह रहा है कि एटम्स जो होते हैं बॉन्डेड होते हैं डिफरेंट मुख्तलिफ स्ट्रेंथ्स के साथ, ठीक है। यानी कि गैसेस में क्या होता है, एटम्स बहुत ज़्यादा फासले पर होते हैं, लेकिन जो सॉलिड होता है उसमें क्या होता है, एटम बहुत ज़्यादा करीब होते हैं, ठीक है। तो वो यही इधर कह रहा है कि एटम्स आर बॉन्डेड विद डिफरेंट स्ट्रेंथ्स। उसके बाद है मटेरियल विद वीकर बॉन्डिंग। यानी क्या कह रहा है, जिन मटेरियल्स के दरमियान एटम की बॉन्डिंग क्या होगी, कमज़ोर होगी, वो एक्सपैंड मोर करेंगे। इसी तरह वाइल दोस्त विद स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग, यानी जिन मटेरियल्स के दरमियान बॉन्डिंग क्या होगी, एटम की स्ट्रॉन्ग होगी, वो एक्सपैंड लेस करेंगे, वो यानी कि वो इतना ज़्यादा नहीं फैलेंगे। इसी तरह आ गया गैसेस एक्सपैंड मोर देन लिक्विड। ये वो कह रहा है कि गैसेस क्या होंगी, ज़्यादा फैलेंगी लिक्विड और सॉलिड के मुकाबले में ड्यू टू देयर वीक बॉन्डिंग, क्योंकि गैसेस के दरमियान एटम की बॉन्डिंग क्या होती है, वीक होती है। इस वजह से वो गैसेस क्या करेंगी, जब हम गैसेस को गर्म करेंगे तो क्या होगा, गैसेस ज़्यादा फैलेंगी, ठीक है। तो सवाल में यही कहना चाह रहा है कि अगर हम सॉलिड, लिक्विड और गैस इन तीनों को सेम हीट पर गर्म करें तो वो कह रहा है कि गैसेस क्यों ज़्यादा फैलेंगी, लिक्विड क्यों नहीं ज़्यादा फैलेंगे और सॉलिड क्यों नहीं ज़्यादा फैलेंगे। तो क्योंकि गैसेस में क्या होता है, एटम्स जो होते हैं वो ज़्यादा फासले पर होते हैं, इस वजह से वो ज़्यादा फैलती हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 10.4 है, इसमें वो कहता है हाउ डज एवेपोरेशन कंट्रीब्यूट टू कूलिंग प्रोसेस इन एवरीडे लाइफ, ठीक है। अब वो कह रहा है, जब हम क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जब समझ लो एक पानी है, ठीक है, उसको हमने पतीली पे गर्म किया, ठीक है, तो जब हम गर्म करते हैं क्या होता है कि ना, पानी ना आहिस्ता आहिस्ता क्या बनता है, भाप बनने लग जाता है, ठीक है। वो कह रहा है कि भाप कंट्रीब्यूट करता है इनटू कूलिंग, ठंडक पैदा करता है इन डेली लाइफ में। कहता है कैसे, कह रहा है कि जब भाप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ठंडक कैसे देता है, ठीक है, सवाल में वो हमसे ये पूछ रहा है। अब इसका जवाब ये है कि जब हम लिक्विड, यानी कि जब पानी क्या होता है, पानी बैठा होता है, ठीक है,
एक जगह, ठीक है। लेकिन जो उसके अंदर जो होते हैं ना तेज़ मालिक्यूल्स, छोटे ज़रात, ठीक है, हवा में उड़ जाते हैं, तो वो अपने साथ गर्मी ले जाते हैं, इसलिए बचा हुआ पानी क्या होता है, ठंडा हो जाता है। अवेपोरेशन कॉज कूलिंग, कहता है कि अवेपोरेशन वजह बनता है कूलिंग की, बिकॉज द फास्टर हाई एनर्जी मालिक्यूल, जो हाई एनर्जी मालिक्यूल्स होते हैं ऑफ अ लिक्विड में, जो पानी में जो होते हैं, जैसे पानी ले लेते हैं, उसमें जो हाई एनर्जी मालिक्यूल्स होते हैं वो एक्सकेप कर जाते हैं, यानी कि उड़ जाते हैं इनटू हेयर्स, हवा में, ठीक है। ड्यूरिंग evaporation these molecules take heat energy with them, ये जो molecules होते हैं ये heat energy अपने साथ ले जाते हैं, so the remaining liquid loses heat, जो liquid रह जाता है वो क्या होता है, heat को खो देता है, and becomes cooler, तो ये क्या हो जाता है, ठंडा बन जाता है, ठीक है। तो यही वो कहना चाह रहा है। इसके बाद इसकी हम एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल में वो हमें कह रहा है when the sweat evaporation from our skin, ठीक है। ये स्वेट यानी कि जब पसीना अवेपोरेशन होता है हमारी स्किन से, इट अब्जॉर्ब हीट, तो ये क्या करता है, हीट हमारी बॉडी से क्या करता है, फ्रॉम द बॉडी, हमारी बॉडी से ले जाता है, ठीक है, टू चेंज इनटू वेपर्स, ठीक है, इसको वेपर्स में तब्दील कर देता है। एज अ रिजल्ट द बॉडी लॉस हीट, इसके नतीजे में बॉडी क्या होती है, हीट को खो देती है, एंड इफ़ वी फील कूल, और हम ठंडक महसूस करते हैं, ठीक है। द प्रोसेस हेल्प रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर, ये प्रोसेस हमें क्या करता है, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने की कोशिश करता है, ठीक है, स्पेशली इन हॉट वेदर, ठीक है। यानी कि जब टेम्परेचर क्या होता है, गर्म होता है, तो ये एवापोरेशन ही होता है जो कि हमारी हीट बॉडी को क्या करता है, ठंडक रखने में मदद करता है, ठीक है। उसके बाद इसका हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ लेटेंट हीट ऑफ वेपोरेशन। पहले हमने पढ़ा था लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, अब हमारे पास है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, एंड हाउ इज़ इट कैलकुलेटेड। वो कह रहा है कि लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या है और हम इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इसका भी देख, अच्छा, हमारे पास अब है क्वेश्चन नंबर है 10.5 है, व्हाट इज़ लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ठीक है, एंड हाउ इज़ इट कैलकुलेटेड। पीछे हमने पढ़ा था लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न, अब हम पढ़ रहे हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन एंड हाउ इट इज़ कैलकुलेटेड, ठीक है। अब ये लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या है, ये इसी तरह है कि जो हमने एक पतीली ले लिया, ठीक है, उसमें हमने पानी डाल लिया 1 लीटर, ठीक है। अब हमने उसमें 1 लीटर पानी डाल दिया है, अब हमने करना है क्या, उसको बॉईल करना है। अभी उसका टेम्परेचर क्या, बॉईल करने से पहले समझ लो 20 डिग्री सेल्सियस है, 30 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन जब हम उसको बॉईल करेंगे तो उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाएगा। अब जब पानी का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है ना, तो क्या होता है, पानी क्या हो जाता है, भाप बनने लग जाता है, ठीक है, यानी कि अवेपोरेट होने लग जाता है। अब जब पानी क्या हो रहा होगा, अवेपोरेट हो रहा होगा, होने लग जाएगा, ठीक है, स्टार्ट होने लग जाएगा वेपोरेट, तो इधर से हमारा क्या निकलेगा, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन अब शुरू हो गया। अब ये कब तक रहेगा, जब तक कि पूरा का पूरा पानी क्या हो जाएगा, ख़त्म नहीं हो जाता, तब तक क्या होगा, उसका टेम्परेचर क्या होगा, शुरू में जब भाप बनने लगा है तब भी 100 डिग्री सेल्सियस था, लेकिन जब अब थोड़ा सा पानी रह गया ख़त्म होने की कगार पे, अभी भी उसका टेम्परेचर क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस गया पानी का, यानी कि टेम्परेचर में चेंज आ ही नहीं रहा, लेकिन क्या हो रहा है, लिक्विड क्या हो रहा है, सारा का सारा क्या हो रहा है, गैस में चेंज होता जा रहा है। तो इसको हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। एंड अब हमने क्या करना है, यही देख लेते हैं, इसका आंसर भी यही है, द हीट एनर्जी नीडेड टू चेंज, हमें हीट एनर्जी चाहिए टू चेंज 1 किलोग्राम ऑफ लिक्विड इनटू गैसेस, यानी कि हमें लिक्विड को चेंज करना है किस में, गैसेस में, एट्स इट्स बॉइलिंग पॉइंट तक, ठीक है, विदाउट चेंजिंग द टेम्परेचर। जब हमने लिख दिया ना विदाउट चेंजिंग द टेम्परेचर, यानी कि जब बॉयल होने लगा तब उसका टेम्परेचर क्या पहुंच गया, 100 डिग्री सेल्सियस, और जब पानी क्या हो गया, पूरा ख़त्म होने लगा, ठीक है, 1-2 कतरे रह गया, तब भी उसका टेम्परेचर क्या 100 डिग्री सेल्सियस गया, ठीक है, पानी का, क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जा ही नहीं सकता, क्योंकि वो बॉयल हो जाता पहले ही, ठीक है। तो वो यही कह रहा है कि विदाउट चेंजिंग द टेम्परेचर, यानी कि उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पे वो बॉयल होने लगा है, और एंड तक उसका टेम्परेचर क्या रहा है, 100 डिग्री सेल्सियस ही रहा है,
ठीक है। तो वो यही कह रहा है कि टेम्परेचर में चेंज नहीं आया, लेकिन क्या हो रहा है, लिक्विड चेंज हो गया गैस में। इसको ये हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ठीक है। अब आगे हमने देखना थोड़ा सा इसको। व्हेन अ लिक्विड बॉयल, जब हम लिक्विड को बॉयल करते हैं, इट अब्जॉर्ब हीट। तो वो कह रहा है कि जब हम लिक्विड को बॉयल करते हैं तो ये हीट को अब्जॉर्ब कर लेता है विदाउट राइस। ठीक है, बगैर बढ़े। अनटिल ऑल द लिक्विड हैज़ एवेपोरेट, जब तक कि सारा लिक्विड क्या हो जाता है, एवेपोरेट नहीं होता, ये हीट को क्या करता है, अब्जॉर्ब करके रखता है। ठीक है। अब इसका आगे फॉर्मूला देख लेते हैं। फॉर्मूला हमारे पास है Q इक्वल MLV है। ठीक है, L के साथ V है छोटा सा। इसका मतलब होता है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन इस LV का। ठीक है। M का मतलब होता है कि हमने कितना किलोग्राम, यानी कि कितने मास तक हमने वो लिया, मतलब कि जो हमने लिक्विड लिया वो कितने किलोग्राम है। वैसे तो हम लिक्विड को लीटर्स में लेते हैं, लेकिन वो कह रहा है कि हमने कितने लीटर, मतलब कि वज़न में कितना है वो। ठीक है, इस तरह हमने इसको समझना है। ठीक है, एम इधर ये है, और क्यू का मतलब है कि कितनी हीट एनर्जी उसको लगेगी। ठीक है, कि वो लिक्विड क्या हो जाए, पूरा पूरा गैस में चेंज हो जाए विदाउट चेंजिंग टेम्परेचर। ठीक है। अब इसका यूनिट आ गया जूल पर किलोग्राम। ठीक है। अब इसके शॉर्ट क्वेश्चन क्या हो गए हैं, ख़त्म हो गए हैं। लेकिन एक और बात, अगर इसके नोट्स चाहिए अच्छे वाले प्यारे वाले नोट्स, PDF वो भी, तो कमेंट में होंगे या डिस्क्रिप्शन में होंगे, मैं लगा दूंगा। अगर मैंने नहीं लगाया तो मैं कमेंट कर देना। ठीक है। और अगर समझ आई तो बता देना, आगे भी क्वेश्चन आने वाले हैं। लाइक नहीं करोगे ना, मत करो। मुझे लाइक मत करो, मैं गंदा दिखता हूँ ना, मुझे लाइक मत